cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। पेशे से ब्रॉडकास्टर हूं। करियर का आगाज ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हुआ, फिर लंदन में बीबीसी हिंदी और बीबीसी वर्ल्ड टेलीविजन के साथ बरसों सीनियर प्रोड्यूसर रहा और अब लंदन के ही सिनिंग पॉडकास्ट के परचम तले आपसे मुखातिब हूं। 1970 के दशक में गुलजार ने एक गीत लिखा था, आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अगर ये सिर्फ बयान होता तो आप कहते इट्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा, अल्लाह मियाँ यहाँ कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। गौर करने की बात यह है कि ये आदमी कौन है, आम आदमी या खास आदमी। पुलिस, अदालत और इंसाफ नाम की इस पॉडकास्ट सीरीज का ये पहला हिस्सा है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस सीरीज में मेरी कोशिश होगी कि भारत में कानून व्यवस्था और अदालतों को जरा नजदीक से देखा जाए। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के पुलिस और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के साथ किस तरह के रिश्ते हैं समझा जाए। एक आम आदमी जब अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसे इंसाफ मिलता है या नहीं, उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही सवाल जब मैंने एक्सपर्ट्स के सामने रखा तो उनका जवाब था, 100% सही है, 100%। पुलिस, अदालत और इंसाफ को बेहतर बनाने की आवाजें। ये आवाजें हमारी इस सीरीज का हिस्सा हैं। ये वो एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ हैं जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पुलिस और न्याय व्यवस्था को सुधारने में लगा चुके हैं, लेकिन भारत की आजादी के तकरीबन 70 साल बाद भी इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है। ये लोग रिसर्च करते हैं, हजारों लाखों लोगों से बातें करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, रिपोर्टें पब्लिश करते हैं, आवाज उठाते हैं और ये आवाज आमतौर पर कहीं खो जाती है, लेकिन जब सुनी जाती है तो बहुत खूबसूरत नतीजा निकलता है। उम्मीद है आप सुनेंगे। आज नवंबर सन 2020 में जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पुलिस और जुडिशरी पर अब तक के सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। आम आदमी का पुलिस पर भरोसा ना के बराबर है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। पुलिस की ये हालत क्यों है? पुलिस हमारे यहाँ है वो एग्जीक्यूटिव की एक तरह से जमींदारी चल रही है पुलिस के ऊपर, कि जैसे पुलिस जो है वो चुनी हुई सरकार के लिए या कहना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम नहीं करती, बल्कि रूलर्स ऑफ द डे के लिए काम करती है। जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में वो भारतीयों को गुलाम रखने के लिए पुलिस काम करती थी, ऐसे ही काम करती है आज भी। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिस की जो स्वायत्तता की बात है, जो संस्थान जो कानून और व्यवस्था को चलाते हैं, वो चरमरा रहे हैं भारतवर्ष में। ये थे विपुल मुद्गल, जो गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं। भारत के कई बड़े अखबारों में रिपोर्टर रहे हैं, बीबीसी में प्रोड्यूसर भी थे और फिर बाद में हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार के एडिटर भी रहे। कॉमन कॉज भारत में पुलिस और इंसाफ के मामलों पर लगातार काम कर रहा है। कॉमन कॉज ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक लिटिगेशन या जनहित के कई मुकदमे लड़े हैं। विपुल मुद्गल इस सीरीज में पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। और जो अभी विपुल मुद्गल ने कहा, वही बात माया दारूवाला भी सच मानती हैं। आजाद भारत की पुलिस आज भी ब्रिटिश राज की मानसिकता के गुलाम है। पहली बात तो है विजन की। अभी भी वो 1861 एक्ट के तहत काम करते हैं, चाहे स्टेट्स वगैरह ने बदल दिया हो, लेकिन वो ढांचा जो है वो सेम है। जैसे कि ब्रिटिश राज में जो राज करते थे, पुलिस उनकी थी, लेकिन आधुनिक इंडिया के जो जरूरतें हैं उससे मुझे लगता है कि पुलिस वाकिफ नहीं है। उनकी जो निष्ठा है कानून की ओर नहीं है। संवैधानिक नियमों के होने से वो उसे नहीं देख रहे, लेकिन वो अपने आप को सोच रहे हैं कि वो जो भी शासन में उस वक्त के लिए है, थोड़े दिनों के लिए है, उनके कहीं ना कहीं उनके नौकर हैं या उनके गुलाम हैं। और केवल जनता जो है, जनता को बस कंट्रोल में रखना, दबा के रखना, ये विजन के साथ मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक देश में वो यूजफुल हो सकते हैं।
माया दारूवाला पिछले 40 सालों में मानवाधिकारों के लिए काम कर रही हैं। तकरीबन 20 साल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की डायरेक्टर रही हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ काफी काम किया है। टाटा ट्रस्ट की एडवाइजर हैं और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की चीफ एडिटर भी हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हवाले से मैंने माया के साथ लंबी बात की है। सिनेंग की सीरीज में हम पुलिस को पुलिस वालों की नजर से भी देखेंगे। विभूति नारायण राय। मैं जब नौकरी में आया था 1975 में, तो मैंने देखा कि कौन सा दरोगा किसी मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद आता है। दरोगा मैं कह रहा हूँ, उससे ऊपर आप एसपी भी चले जाइए, आईजी भी चले जाइए, तो वो दरोगा उन्हें पसंद आता है जो उनके कहने पर उनके विरोधी की टांग तोड़ दे, उनके समर्थकों के खिलाफ कोई मुकदमा ना लिखे, उनके विरोधी अगर किसी चीज में इन्वॉल्व ना भी हो तो उसमें उन्हें मुलव्विस कर दे। तो ये अपने आप पे एक अपेक्षा जो थी, ये जो नया रूलिंग क्लास आया था भारत का, उसकी भी लगभग वही थी जो पुराने रूलिंग क्लास की थी, जो अंग्रेज बहादुर की थी। विभूति नारायण राय उत्तर प्रदेश में पुलिस के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आपने हाशिमपुरा मैसेकर पर एक किताब भी लिखी है और आपको याद होगा कि ये नरसंहार या कत्लेआम सन 1987 में मेरठ जिले के हाशिमपुरा इलाके में हुआ था। 42 शहरियों की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। बाद में पता चला कि पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी, मतलब ये कि पीएसी की 41st बटालियन ने ही इन 42 लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। तब विभूति नारायण यूपी पुलिस के आला अफसर थे और उन्होंने पीएसी के खिलाफ गवाही भी दी थी। सिनेंग की सीरीज पुलिस कानून और इंसाफ में आपसे लंबी बात हुई है। अभी विभूति नारायण, माया दारूवाला और विपुल मुदगल ने इशारा किया कि आजाद भारत की पुलिस आज भी अंग्रेज बहादुर की छत्र छाया में ही है। एक के बाद एक विशेषज्ञ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनिए विजय राघवन को, जो मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस में प्रोफेसर हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ढांचा को बिल्कुल रीडिज़ाइन कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद दूसरे और बहुत सारे इश्यूज थे एजेंडा पे जिसको पहले ठीक करना था, और इसलिए ये पीछे छूट गया। और एक बार जो छूट गया तो टोटली छूट गया। तो आज भी जो पुलिस सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो वही कॉलोनियल सिस्टम है, जिसके वजह से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था फ्रॉम अ पुलिस फोर्स टू अ पुलिस सर्विस, जो वो नहीं हो पाया है इन रियलिटी। प्रोफेसर विजय राघवन एक लंबे अरसे से पुलिस के साथ ट्रेनिंग और सुधारों पर भी काम कर रहे हैं और भारत के चोटी के क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट माने जाते हैं। सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज पुलिस, अदालत और इंसाफ में भारत के मौजूदा अदालती निजाम या न्यायिक प्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा होगी कि किस तरह से जुडिशरी पर लाल फीताशाही और पक्षपात के इल्जाम लग रहे हैं। और इस पूरे मामले को समझने में भारत के एक प्रमुख वकील हरीश नारासप्पा मेरी मदद करेंगे। हरीश बेंगलोर में रहते हैं। 100 से भी ज्यादा वकीलों के साथ वकालत की कंपनी संवाद पार्टनर्स चलाते हैं, जिसके बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में कार्यालय हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जुडिशियल सिस्टम पर आपका बहुत काम है। दक्ष नाम की एक संस्था चलाते हैं जिसका बुनियादी मकसद है भारत में गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन और बेहतर न्यायिक व्यवस्था की दिशा में काम करना। मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब इंसाफ में देर इंसाफ ना देने के बराबर है। हरीश नारासप्पा इस कहावत को भारत में किस हद तक सही मानते हैं? 100% करेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वहां पे केसेस डिसाइड करने के लिए बहुत देर लगता है। तो जब हम पहले कोर्ट में जाते हैं, तो वो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहीं पे 2 से 5 साल तक हो जाता है। फिर अपील जाते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो पूरा अगर सब अपील्स डिसाइड होने के लिए कभी कभी 15 साल 20 साल भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ए रियलिटी इन आवर कंट्री। वकील, लॉ एक्सपर्ट और अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया अ क्वेस्ट फॉर रीजन नाम की किताब के लेखक हरीश नारासप्पा, जो आगे चलकर हमें ये बताएंगे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में वो क्या बड़ी समस्याएं हैं जो आम आदमी और इंसाफ के दरमियान फासले को लंबा करती जा रही हैं। कहा यह भी जाता है कि जब तक आपका जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप बेकसूर हैं, निर्दोष हैं।
मौजूदा हालात में अभियुक्त या मुलजिम की तारीख पर तारीख पड़ रही है। लोग परेशान हैं और जेलें भरी हुई हैं। स्टाफ कम होता है तो उतनी पहरेदारी कम रहती है। तो अगर एक जेल में से 100 बैरक हैं, आप उसमें सिर्फ लोगों को 70 बैरक में ही कमरों में ही लोगों को रख पा रहे हैं, क्योंकि इतना स्टाफ ही नहीं है जो पूरे जेल को एक तरह से जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी रख सके। उस चक्कर में क्या होता है कि छोटी जगहों पे ज्यादा लोगों को रहना पड़ता है कई बार। सुगंधा शंकर, जेलों की हालत और जेल रिफॉर्म्स पर आपका गंभीर काम है। इस सीरीज में आप भी शामिल रहेंगी। आइए अब जरा इन मुद्दों को नजदीक से देखते हैं। सिने इंक, हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। भारत में पुलिस की आज क्या दशा और दिशा है, इसे समझने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की लोक नीति टीम के साथ मिलकर एक सालाना रिपोर्ट तैयार करता है, और ये रिपोर्ट आज देश में पुलिस को समझने में मार्गदर्शक साबित हुई है। नाम है द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, यह संक्षेप में SPIR। इस रिपोर्ट ने सन 2018 में भारत के 22 बड़े राज्यों में आम लोगों के पुलिस के साथ संबंधों पर एक सर्वेक्षण किया, और सन 2019 में पुलिस के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों से बात की। इन दोनों सर्वेक्षणों पर आधारित ये रिपोर्टें पुलिस की मौजूदा कार्य प्रणाली पर रोशनी डालती हैं। राधिका झा कॉमन कॉज में रिसर्च एग्जीक्यूटिव हैं, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस में MA किया है, LLB हैं, और सबसे अहम बात यह कि स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट की लीड रिसर्चर हैं। लोगों का पुलिस के साथ संपर्क किस तरह से हुआ, ये बहुत हद तक उनकी सामाजिक या उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट में देखा कि बावजूद इसके कि ज्यादा अमीर लोग पुलिस के पास खुद से संपर्क करते हैं, लेकिन पुलिस जब लोगों को खुद से संपर्क करती है तो वो गरीब वर्ग के लोगों को 2 गुना ज्यादा संपर्क करती है अमीर की तुलना में। इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि जहां पर अमीर वर्ग के लोग पुलिस को अपनी मदद के लिए संपर्क करते हैं, गरीब लोगों को पुलिस ज्यादातर शक की निगाहों से देखती है। इसी तरह बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग, तकरीबन 65% लोग पुलिस से संतुष्ट हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं जैसे कि आदिवासी, दलित, मुस्लिम और औरतें, वो बाकी लोगों के मुकाबले पुलिस से कम संतुष्ट है। हमारे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2 में से 1 इंसान पुलिस से डरता है, और इस डर का सबसे मुख्य कारण जो हो सकता है वो है पुलिस की निर्दयता या उनके द्वारा बल का प्रयोग। आपने सुना ही होगा जैसे कि लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में जब एक बाप बेटे को पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से मारा और उनकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लॉकडाउन के वक्त अपनी दुकान खोली थी। इस मुद्दे को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, लोगों ने काफी प्रदर्शन किए और पुलिस के इस बल के प्रयोग का काफी विरोध किया। लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आम जनता कौन सी स्थिति में पुलिस के बल के प्रयोग को सही समझती है और कब गलत समझती है। जब पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने हैदराबाद बलात्कार मामले में 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया तो लोग पुलिस की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। लोगों के मन में ये भावना थी कि उस लड़की के परिवार को लंबे चौड़े जांच पड़ताल के बजाय तुरंत ही न्याय मिल गया। राधिका झा, जैसे कि राधिका ने कहा कि आम आदमी का पुलिस के साथ अनुभव सुखद नहीं रहता, जिसकी एक बड़ी वजह एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि पुलिस अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जो विविधता या डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए वो उसमें है ही नहीं। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल, डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो आपकी सोसाइटी है उसी का एक रिफ्लेक्शन आपकी पुलिस होनी चाहिए। तो जैसे आपने क्रॉस सेक्शन काट लिया सोसाइटी का, मान लीजिए कि सोसाइटी के अंदर 12%, 15% अगर उसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए अनुसूचित जाति के लोग हैं 15%, तो पुलिस में भी करीब 13, 12, 14, 20 कुछ ऐसा होना चाहिए 10 कि वो उसका रिफ्लेक्शन हो। अगर ट्राइबल्स इतने प्रतिशत हैं तो ट्राइबल का भी करीब करीब मिलता जुलता प्रतिशत उसमें नजर आना चाहिए। महिलाएं हैं कम से कम 30-40% तो महिलाएं होनी चाहिए पुलिस के अंदर। इसी प्रकार से माइनॉरिटीज हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग माइनॉरिटीज हैं, वो भी पुलिस के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो संख्या है ये हम देख रहे हैं कि लगातार कम हो रही है। कई जगहों पे एब्सोल्यूट नंबर्स में संख्या ऊपर नीचे जाती है, लेकिन जो परसेंटेज टर्म्स है उसमें इतनी कम है
कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे चीजें चल रही हैं अगर ऐसे ही चलती रहे तो कई प्रदेशों में इन संख्याओं को पूरा करने में 100 साल लग जाएंगे। विपुल मुदगल जो कह रहे थे कि पुलिस में डाइवर्सिटी की कमी है, तो मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर विजय राघवन से यही जानना चाहा कि डाइवर्सिटी या विविधता ना होने से पुलिस पर क्या असर पड़ता है। ये पूरे दुनिया का में जो ये होता है कि डाइवर्सिटी ना होने के वजह से जो बायस है कम्युनिटीज के बारे में, भले वो कास्ट को लेके हो या रिलीजन को लेके हो या जेंडर को लेके हो, वो बायसेस क्रीप इन कर जाते हैं। जो भी पुलिस फोर्स है या पुलिस सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो उसी तबके से आते हैं जो आम आदमी जिस तबके से आता है, और जो बायसेस हम में हैं वो बायसेस उनमें भी है। इसको अगर ख़त्म करना है तो एक तो सिस्टमैटिकली करिकुलम में, सिलेबस में और ट्रेनिंग के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, और दूसरा है कि जितना मल्टीकल्चरल समाज है उतना ही मल्टीकल्चरल पुलिस डिपार्टमेंट और प्रिजन डिपार्टमेंट और जुडिशरी जब तक नहीं होगा तब तक ये सिचुएशन होगा कि कई संप्रदाय के लोग या कई जाति के लोग या कई जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर चांसेस ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। और ये सिस्टमैटिकली स्टडी किया गया है वर्ल्ड ओवर कि एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं या रेशियल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन देखा गया है इन क्रिमिनल जस्टिस स्टैटिस्टिक्स। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सब जगह ऐसे देखा गया है। और इसके लिए एक मॉडर्न पुलिस फोर्स को अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के लोग उसमें रिप्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप सिर्फ जेंडर को ही ले लें तो भी आप देखेंगे कि आज फिलहाल जो है अराउंड 10 to 12% एवरेज है विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन द पुलिस फोर्स। मतलब ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जहाँ की अबाउट 50% पॉपुलेशन और विमेन का है, और विमेन सफ़र वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, वायलेंस, और जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अगर वहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो सेफ फील करना, ऑल्सो ये एक जो रैपो इस्टेब्लिश करने की बात होती है उसमें एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना। इवन लॉ में है कि अगर किसी महिला को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन कांस्टेबल वहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली नंबर्स नहीं होने की वजह से कई बार ये जो गाइडलाइंस हैं या ये जो लीगल नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो पाते। विजय राघवन, पुलिस में डाइवर्सिटी की कमी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। एक और बड़ी समस्या है पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। माया दारूवाला, आप आंकड़े देखें निगाहबंद विधियों का, या जो सभाएं बनाई गई हैं पुलिस पे निगरानी रखने के लिए, कोर्ट्स हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या इंटरनल मैकेनिज्म्स भी हो, बहुत सारे आपको वायलेशंस, मानव अधिकार के उल्लंघन आपको दिखाई देंगे। इस साल अलोन, केवल इसी साल में 65 कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं। दूसरी बात है सिलेक्टिव पुलिसिंग, कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं पब्लिक के साथ। जब कोई इम्पोर्टेंट आदमी होता है या कोई माइनॉरिटी का होता है, वहाँ बहुत फुर्ती से आप काम कर रहे हैं और इससे ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है पुलिस में। बायस बहुत दिखाई देता है। फॉल्स अरेस्ट एक तरफा, और दूसरा है कि आप जब जाते हैं विक्टिम होके पुलिस स्टेशन में, आपका FIR दर्ज नहीं होता, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। तीसरी बात है कि लोगों के दृष्टि में पुलिस स्टेशन एक खतरनाक और खौफदार जगह है, जबकि पुलिस स्टेशन सचमुच तो आम जनता के लिए एक सेवा है। जैसे आपका अस्पताल होता है, आप अस्पताल जाते हुए झिझकते नहीं है, तो पुलिस स्टेशन में जाने के लिए आप क्यों झिझकते हैं? कुछ तो कुछ खामी तो होगा ना। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना, फर्स्ट पॉर्ट ऑफ कॉल पुलिस होती है जब आप कोई तकलीफ में हो। लेकिन जब ऑर्डिनरी सिटीजन, आम जनता, पुलिस के पास तुरंत नहीं जा सकती या डरती है जाने के लिए, तो पुलिस किस काम की है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में? आप सोचिए, औरतें पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन में अकेला नहीं जाएंगे, बच्चे
कभी नहीं जाएंगे या उनको जाने नहीं देंगे लोग। जो लोग कमजोर वर्ग के होते हैं वो कांपते हैं पुलिस का नाम ही सुन के। तो फिर किसकी पुलिस है जबकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आपसे डर के मारे या विश्वास नहीं होने के मारे आपके पास आने को तैयार नहीं है। आम जनता पुलिस से खौफजदा है। माया दारूवाला। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। ऐसा नहीं है कि सरकार को या खुद पुलिस संगठनों को इन बातों का अंदाजा नहीं है जो अभी आपने सुनी है। 1970 के दशक में इस दिशा में कुछ अहम कदम उठाए गए थे। विजय राघवन। जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो रिपोर्ट है वो है नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट्स, जो 1977 में गठित की गई थी और टिल 1979 उन्होंने 19 रिपोर्ट्स सबमिट किए नेशनल पुलिस कमीशन ने, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुपर्ब रिपोर्ट्स हैं ये। पुलिसिंग के हर एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने ये रिपोर्ट्स निकाले थे, और उनके जो मेजर रिकमेंडेशंस थे उसमें एक तो ये था कि सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन विंग, ये उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था। दूसरा उन्होंने एक रिकमेंडेशन इम्पॉर्टेंट ये किया था कि हर एक जो पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस चीफ हों, एक पुलिस स्टेशन के पुलिस चीफ हों, या तो स्टेट के पुलिस चीफ हों, उनका टेन्योर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए और उनके अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कमिटी होनी चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, जो ये डिसाइड करे, सेलेक्ट करे कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कौन चुने जाएंगे फ्रॉम अमंग्स द द फर्स्ट अमंग इक्वल्स कौन होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। और इसके अलावा भी रिफॉर्म्स को लेके बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशंस किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तब से आज तक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ही है। कई स्टेट्स ने इनके कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया है, वो सिर्फ ऑन पेपर है। एक और जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था पुलिस अकाउंटेबिलिटी को लेके, कि हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, जिसमें कि सिटीजन्स जाके कंप्लेन कर सकते हैं अबाउट पुलिस हाई हैंडेडनेस और अबाउट पुलिस एट्रोसिटीज। None of this has been really implemented in a serious manner, despite the fact कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए हैं। एक PIL फाइल हुई थी मिस्टर प्रकाश सिंह के द्वारा, जो कि फॉर्मर DG पुलिस थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ये PIL फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और सभी स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। ऑन पेपर तो कई जगह में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया है या इस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि आज भी सिचुएशन वही के वही है। आज भी सिचुएशन वही की वही है। ये थे प्रोफेसर विजय राघवन। आगे चलकर हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि दरअसल आज सिचुएशन पहले के मुकाबले में बद से बदतर हुई है, खासतौर पर समाज के उन वर्गों या तबकों के लिए जो कमजोर हैं, जैसे कि दलित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और महिलाएं। ये सब पुलिस की ज्यादतियों के निशाने पर हैं। राधिका झा। बात सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है कि पुलिस किस तरह से आरोपियों के खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है और उन आरोपियों का अपराध कितना घिनौना है। मेरे विचार में पुलिस खुद हमारे समाज की एक परछाई है, और जो भी सामाजिक पक्षपात हम लोगों के अंदर है वो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था में भी है। हमारे देश में लोग पुलिस के निर्दयता के खिलाफ तभी खड़े होते हैं जब वो निर्दयता हम जैसे लोग, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीपल लाइक अस, जब वो निर्दयता उनके खिलाफ होती है। बाकी समय हम कुछ नहीं बोलते। हमारे दोनों रिपोर्टों में, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, हमने ये देखा कि ना सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित पद हैं उनको भरा नहीं गया है पूरी तरीके से, बल्कि हमने ये भी देखा कि इन समुदायों की प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन बड़े पदों पर या ऑफिसर लेवल के पदों पर कम होती जाती है। दूसरी तरफ हमारे जेल में मुस्लिम, दलित और आदिवासियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा दोनों पुलिस और कोर्ट के आंकड़े ये दिखाते हैं कि इन दोनों समुदाय के खिलाफ अपराध की जांच आम अपराध की तुलना में और धीरे होती है।
ये सब चीजें कुल मिलाकर ये दिखाती हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था वंचित समुदाय के खिलाफ पक्षपात करती है। जैसे कि कई और हादसे लॉकडाउन के दौरान हुए जिसमें पुलिस के बल के प्रयोग की वजह से लोग मारे गए, लेकिन लोगों ने या मीडिया ने इन हादसों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा हादसा है उड़ीसा के एक प्रवासी मजदूर का जो सूरत में काम करते थे। सूरत में पुलिस ने सत्य स्वाइन नाम के एक मजदूर को लॉकडाउन के नियम तोड़ने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा और उनकी हत्या कर दी। उसी तरह एक मुंबई का हादसा है। मुंबई पुलिस ने 29 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के सिर्फ 4 या 5 दिन बाद राजू वेलू नाम के एक व्यक्ति को सिर्फ बाहर घूमने के लिए बहुत ही बुरी तरीके से मारा और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने राजू को उनके घर वालों के हवाले कर दिया, ये कहकर कि उनका एक्सीडेंट हुआ है या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। ऐसे बहुत से मामले लॉकडाउन के पहले और बाद होते रहे हैं जिनका हमको अक्सर पता भी नहीं चलता, और अगर पता चलता भी है तो हम इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। मेरा ये मानना है कि पुलिस एक हिंसक संस्था है, लेकिन हम इसकी हिंसा के खिलाफ तभी आवाज उठाते हैं जब वो हिंसा हम जैसे लोगों के ऊपर होती है। राधिका झा, पुलिस पर नजर रखने वाले रिसर्चर्स अगर ये कहें कि पुलिस एक हिंसक संस्था है तो समाज को फौरन नोटिस लेना चाहिए, लेकिन पिछले 70 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी राष्ट्रीय चुनाव में पुलिस की हिंसा एक बड़ा मुद्दा बनी हो। यूपी पुलिस के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल विभूति नारायण राय एक बार फिर इसकी जड़ें अंग्रेज बहादुर की नीतियों में देखते हैं जो आजाद भारत में वैसी ही चली आ रही हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि आपको राजा वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, यू गेट द किंग विच यू डिजर्व। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन इसको करूंगा और ये कहूंगा कि आपको पुलिस भी वही मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं। हम एक ऐसा समाज थे जिसमें इक्वलिटी तो एक पूरी तरह से असंभव कल्पना थी। समानता की तो हम बात ही नहीं सोच सकते थे उस समाज में। कानून के सामने समानता या प्रक्रिया में समानता, जो प्रोसीजर है उसमें समानता, ये हम सोच नहीं सकते थे। हम एक वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज थे जिसमें आधे से ज्यादा लोगों को हम जानवर समझते थे। अब जब अंग्रेजों ने ये इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू किया तो देखिए, दो इसकी विशेषताएं थी। एक तो इस देश में पहली बार हो रहा था कि कानून के सामने सबको समान माना जा रहा था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, उस जमाने में भी जो कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी हुए थे, उनमें अंग्रेजों के खिलाफ जो शिकायतें थी उनमें एक ये भी कहा गया था कि साहब यहाँ ब्राह्मण और शूद्र एक ही था, एक अपराध के लिए उसे एक ही दंड मिलता है। शेख और हलालखोर एक साथ खड़े होते हैं कटघरे में बयान देने के लिए, और दोनों के बयानों की कीमत एक ही होती है, दोनों के का जो एविडेंस है वो बराबर माना जाता है। ये हमें बहुत बुरी लग रही थी, तो ये इस संस्था के साथ आई। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था वो योग्यता के आधार पर हो रहा था। उसमें हालांकि वो फ्यूडल सोसाइटी थी, ब्रिटिश सोसाइटी, और फ्यूडलिज्म के अवशेष थे। खासतौर से अफसरों के अपॉइंटमेंट के लिए परिवार और कुल और ये सारी कुलीनता, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन आम तौर से जो रिक्रूटमेंट था वो किसी फिजिकल या रिटेन या किसी टेस्ट के आधार पर होता था, उसमें जाति बहुत अर्थ नहीं रखती। लेकिन दूसरी विशेषता ये थी कि अंग्रेजों की कतई इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि ये जनता की मित्र पुलिस बने, जो बड़ी जो स्वाभाविक और पहली अपेक्षा हो सकती थी, जो खुद उनके यहाँ थी। अगर आप बरतानिया की पुलिस देखें तो वो एक पीपल फ्रेंडली पुलिस उस समय भी थी और आज भी है, लेकिन उन्हें यहाँ पीपल फ्रेंडली पुलिस की जरूरत नहीं थी। यहाँ उन्हें एक ऐसी पुलिस की जरूरत थी जो इस देश में किसी तरह से उनका राज बरकरार रखे, उसे आगे बढ़ाती रहे। और भारतीय पुलिस जो उन्होंने बनाई उसने बखूबी ये रोल निभाया। लगभग 90 साल तक अंग्रेज बहादुर यहाँ पर हुकूमत करता रहा हमारे लोगों के बल पर। ऐसी पुलिस जो इस मकसद के लिए बन रही है, उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं है कि वो ईमानदार हो, वो कानून कायदे का पालन करने वाली हो। मुझे आश्चर्य ये होता है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और लीडरशिप जो आई थी, वो लीडरशिप वो थी जो पुलिस के हाथ जिसने भोगा था। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं किया? उन्होंने पुलिस का चरित्र इसलिए नहीं बदला क्योंकि जो हमारे नए शासक आए थे उनको भी ऐसी ही पुलिस चाहिए। विभूति नारायण राय, कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि हर सरकार पुलिस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है,
लेकिन इसके चेक्स एंड बैलेंसेस भी जरूरी हैं। यही वजह है कि उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं। देखिए, एक जैसे ये था कि 2006 में न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा फैसला आया था कि पुलिस का एक सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए। वो बोर्ड में ऐसा नहीं है कि उसमें से चीफ मिनिस्टर को निकाल देंगे, उसमें चीफ मिनिस्टर भी होगा लेकिन साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा और हाई कोर्ट का एक जज भी होगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि आप ट्रांसपोर्ट प्रमोशन ऐसे ही नहीं कर सकते। बहुत ही बेकार, लचर और बहुत ही घटिया किस्म के अधिकारी जो फेक एनकाउंटर करते घूम रहे हैं, उनको आपने डीजी बना दिया, तो वो करना सरकारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना, सिक्योरिटी कमीशन बनाना या पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाना, जो अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत का कानून बन चुके हैं। अब इसमें इफ और बट की बात नहीं है कि कोई सरकार ये कह दे, राज्य सरकार का विषय है ना पुलिस, तो राज्य सरकार कह दे भाई हम बना नहीं पाए, कोई मतलब ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा क्योंकि देश का कानून है। तो उनको लचर बनाया जा रहा है, उनकी स्वायत्तता को कम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है पुलिस। और तीसरी बात यह है कि पुलिस को अपनी क्षमता से काम नहीं करने दिया जा रहा। हम देख रहे हैं लगातार कि पुलिस जो है वो 70%, 77% अपनी क्षमता में काम कर रही है। उनको अच्छी फोरेंसिक लैब्स नहीं दी जा रही। इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, राजनीतिक प्रेशर भी आ रहा है, डिपार्टमेंटल प्रेशर भी आ रहा है। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि पुलिस को एक जैसे एक इंडिपेंडेंट फोर्स होती है उस तरह से काम करने की इजाजत नहीं मिल रही। और उससे क्या हो रहा है कि पुलिस जो है रूलर्स ऑफ द डे के लिए काम कर रही है, न्याय व्यवस्था के लिए काम नहीं कर रही। पुलिस रूलर्स ऑफ द डे के लिए काम कर रही है, न्याय व्यवस्था के लिए काम नहीं कर रही। ये थे कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल। पुलिस, अदालत और इंसाफ इस पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में बात यहीं पर खत्म करते हैं। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट में कही गई बहुत सी बातें चौंकाने वाली हैं। इन पर चर्चा अगले प्रोग्राम में। आप हमें अपनी राय, फीडबैक या प्रतिक्रिया लिख सकते हैं post@cineinc.com, post@cineinc.com। ये सीरीज एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी सुनी जा सकती है। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com।